हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम अगेन टू आवर चैनल एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो टुडे आई हैव ब्रॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू एंड दैट इज ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर AFCAT। तो अभी जो आपका फर्स्ट AFCAT था वो ऑलरेडी हो चुका है और AFCAT 2 जो है वो अप्रोच करने वाला है हमें बहुत ही जल्दी। अगस्त में हो जाएगा आई थिंक। और आप लोग आई होप उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, राइट? तो अभी रिसेंटली AFCAT का जो रिजल्ट है वो आया है एंड पहली बात तो जिनका एग्जाम क्लियर हो गया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और जिनका नहीं हुआ उनको भी आई वांट टू कंग्रेचुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाई कंग्रेचुलेट इज बिकॉज एटलीस्ट यू अपीयर्ड इन द एग्जाम। सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम में अपीयर करना, राइट? एंड आई नो इट इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग, स्पेशली जब आप तैयारी करके जाओ और आपका एग्जाम क्लियर ना हो। बहुत ज्यादा उस टाइम पे हमें अपसेटनेस होती है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया। But don't you worry about that because I have brought forward a very important and a very interesting solution for all of you. And this solution is going to really, really help you in your upcoming examination. ठीक है, तो अभी जो आपका आगे आने वाला AFCAT है ना, उसकी तैयारी हम बहुत ही बढ़िया करने वाले हैं, बहुत ही धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है आने वाले AFCAT के लिए। कई बार ऐसा होता है दैट आप बहुत मेहनती होते हो लेकिन फिर भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी की। आपको यानी कि ये नहीं समझ में आ रहा कि उस पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है। तो लाइक आई ऑलवेज टेल, अटेम्प्टिंग एन एग्जाम इज एन आर्ट। हर किसी को नहीं आता लेकिन आप सीख जाओगे। मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से अपेयर करना है एंड प्लीज यूज द सेम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस जब आप आके मुझे बताओगे कि आपका एग्जाम फाइनली क्लियर हो गया है। तो आई एम रियली रियली होपिंग फॉर द बेस्ट, राइट? तो जैसा मैंने यहाँ पे लिख के लगाया है, देर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ये नीचे वाली जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने फेलियर से हमें सीखना चाहिए। देखो क्या होता है ना, हम एग्जाम दे देते हैं फिर हमारा क्लियर नहीं होता एग्जाम और उसके बाद हम उस पे अफसोस मनाने में ज्यादा टाइम निकाल देते हैं बजाय ये सोचने की कि हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो हमारे साथ, है ना? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हमारे जो भी फेलियर्स होते हैं ना वो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा के जाते हैं। यू नो, दे गिव यू एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेके चलना बेहद इंपॉर्टेंट है। और हम उसी एक्सपीरियंस को अब यूटिलाइज करेंगे आपकी आने वाले AFCAT एग्जाम के लिए, ठीक है? सो आर यू गाइज रेडी? So let's start with the class and let me explain it to you to how to prepare for AFCAT. तो आज मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो सब्जेक्ट वेटेज। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है तो कोई फायदा नहीं है प्रिपरेशन करने का। फिर स्ट्रैटेजी एंड फाइनली कि हम स्टडी फंडा में आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं ये बात मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपके रिटन एग्जाम से लेके अकेडमी तक हम आपके साथ रहेंगे पूरी तैयारी में। एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, वट एवर इशू यू हैव विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो अब जबकि एग्जाम प्रिपरेशन की बात आ रही है तो हम डेफिनेटली डेफिनेटली आपका साथ देंगे और मैं आपको बताऊंगी कि हम आपकी हेल्प कैसे करने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वेटेज। अब देखो, इंग्लिश की जो आपके क्वेश्चन हैं ये हैं 30। अब 30 क्वेश्चंस हो गए हैं इंग्लिश के। पहले कम थे 25 लेकिन अब इंक्रीज कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न। देन आपके मैथ्स के 20 से 18 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जीएस के एनीवेयर अराउंड 20 to 25 और रीजनिंग के एनीवेयर अराउंड 30 to 32। अब मैंने आपको सब्जेक्ट वेटेज क्यों बताई है ना? दिस मस्ट बी एन ऑब्वियस क्वेश्चन इन योर माइंड कि सब्जेक्ट वेटेज का हमें क्या करना है। नहीं, आपको सब्जेक्ट वेटेज समझनी पड़ेगी। क्यों? सबसे पहले तो मार्किंग स्कीम देखो। हर पेपर की एक मार्किंग स्कीम होती है, राइट? वैसे ही AFCAT की भी मार्किंग स्कीम है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कोई भी करेक्ट आंसर आप करोगे यू विल गेट +3 मार्क्स। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देर इज ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1, मतलब 1/3 आपका चला जाएगा। तो +3 फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर एवरी नेगेटिव आंसर। अब यहाँ देखो, अगर आप सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग को मिला दो तो कितने क्वेश्चंस बन गए? 62। ठीक है, 62 × 3 कितना हो गया? हाउ मच इज दैट? 186। यानी आपकी कट ऑफ से भी कहीं ऊपर आप सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट से स्कोर कर सकते हो। अगर आपका की कट ऑफ का एनालिसिस हम करें तो 165 से ऊपर कभी भी नहीं गई है कट ऑफ। 165 हैज बीन द हाईएस्ट लिमिट और पिछले कुछ सालों से 157 ही चल रही है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कट ऑफ काफी कम है, और आप सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग के बलबूते पे ही आराम से अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। इसके बाद आता है आपके पास मैथ्स। चलो अगर हम मैथ्स के 18 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे 80, और उससे आपके मार्क्स वुड बी 240। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के सिर पे भी आप इस एग्जाम को डेफिनेटली निकाल सकते हो। जीएस के भी 20-25 क्वेश्चन हैं हमारे पास। अब देखो एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं और जो शायद उनके दिमाग में आता भी होगा, इसकी क्या हम कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम कोई सब्जेक्ट को छोड़ ही दें, लीव कर दें और उसके बारे में ना पढ़ें? नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है ना। कुछ सबसे पहले तो जिस टाइप के क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं ना, वो ये होता है कि मैम मुझे मैथ्स नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, और हम क्या करें, अब तो हमसे पेपर होगा नहीं, है ना। हम ये मान के बैठ जाते हैं कि बस अब तो हमसे पेपर नहीं होगा, क्योंकि हमें ना मैथ्स आती है और इंग्लिश भी हमारी कमजोर है। बट यू नो, वी कॉल दिस एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर अ रीजन। हर एग्जाम को क्रैक करने की एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रहती है हमेशा, और हम अभी उस स्ट्रैटेजी को ही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पहले आपको आपकी सब्जेक्ट वेटेज इसलिए बताई है कि आपके दिमाग में एक सेट पैटर्न बन जाए कि कैसा होता है एग्जाम का सब्जेक्ट वेटेज। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी से। अब देखो, पिछले कई टाइम से आप लोगों ने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो रखी होगी, है ना। सिंस यू बिन अपियरिंग इन द एग्जाम, आपने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो अपनाई होगी डेफिनेटली, बिकॉज हर कोई एग्जाम देने से पहले कुछ ना कुछ तैयारी जरूर करता है। लेकिन कमी रह जाती है स्मार्ट वर्क में, कमी रह जाती है हमारे स्मार्ट वर्क में, और आज का टाइम स्मार्ट वर्क का है। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रही हार्ड वर्क नहीं करना, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि पहले स्मार्ट वर्क करो और उसके बाद हार्ड वर्क। अब इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले तो यू हैव बीन गिवन 4 सब्जेक्ट्स। आपको 4 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं एफकेट एग्जाम में, एंड इसमें आपको इनको आपको 100 क्वेश्चंस में डिवाइड करके दिया जाएगा, एंड 100 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 300। तो 300 मार्क्स का आपका टोटल एफकेट का एग्जाम जो है वो रहेगा। और आपको इसमें, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कितने मार्क्स का बनाना चाहिए टारगेट, तो योर टारगेट शुड बी 200 प्लस, और फॉर एनी कैंडिडेट वेदर इट इज मेल और फीमेल। स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यू कैन नॉट एम एनीथिंग लेस देन 200। अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो आई गॉट AIR 57 थ्रू AFCAT एंट्री, एंड बिलीव मी इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इतनी मेहनत के बाद भी हम मेरिट में नहीं जा पाए। सो मेरिट में जाने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज टू स्कोर 200 प्लस। आपके पास कोई और चारा नहीं है, स्पेशली लॉजिस्टिक्स और एडम ड्यूटी वाले लोग। आप हम लोगों के पास तो कोई चारा नहीं है, बिकॉज सीट्स बहुत कम होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल कैंडिडेट्स, और मेल्स को भी क्या हर्ज है ज्यादा नंबर लेने में, क्योंकि ये हमारे यू कैन से ये हमारी पावर में है कि हम इन स्कोर्स को बढ़ा लें या कम कर लें। SSB का स्कोर हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन ये डेफिनेटली हमारे हाथ में है ना। तो क्या करना है आपको, आउट ऑफ 100 इफ यू डू 67 क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से, तो आपके 200 नंबर बन जाए। सिर्फ 67 क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल सही तरीके से करना है। और इस अगर आप अभी आपका मैंने आपको अभी समझाया था कि आपको एक्चुअल में टोटल में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके पास पीछे 33 क्वेश्चंस बचेंगे जो आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव देम। अब इन 33 में अगर आपने मैथ्स के कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं, इंग्लिश के कुछ छोड़ दिए, कुछ रीजनिंग के, देन कुछ जीएस के, तो ये हो जाएगा। अब देखो, इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर हम ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनका एक सेट पैटर्न है, उन्हीं वही पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मैथ्स, बिल्कुल वही पैटर्न है, और वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैथ्स में अगर हम बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना। देन आपका स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, वर्क हो गया, फिर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गई, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन आपका एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे रिपीटेडली आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनसे आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो मतलब ये हमारे ऊपर है कि हम इनको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट मी रेज अ लिटिल बिट ऑफ द पोर्शन।
सो देखो, अब आपके सामने ब्लूप्रिंट है और आपको बता दिया गया है कि ये क्वेश्चन वो है भाई कि जो आएंगे ही आएंगे। अब अगर हम फिर भी उनके ऊपर मेहनत नहीं कर रहे तो फिर इसमें हम किसका कसूर निकालें, है ना। मतलब एग्जाम वालों ने आपको स्पेशली बता दिया कि भाई ये वो टॉपिक है जिनसे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अब आपकी मर्जी है तैयारी करनी है या नहीं करनी। तो हमारी तो यही अप्रोच होनी चाहिए कि हम इन टॉपिक्स की अच्छे से तैयारी करें। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें वोकैब आ जाता है। वोकैब में आपके एंटोनिम, सिनोनिम एंड इडियम्स आ जाएंगे। इवन स्पेलिंग्स भी, करेक्ट स्पेलिंग्स कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछेगा स्पॉटिंग एरर्स, फिल अप्स, देन आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और PQRS के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेसिकली ये नॉर्मल, और इंग्लिश में वोकैब वाला पार्ट थोड़ा सा डाइसी होता है, लेकिन ये बाकी सारा पार्ट काफी इजी होता है, काफी हद तक आसान होता है। आप बहुत आराम से कर सकते हो इसको। तो देखो, हम सबकी एक स्ट्रेंथ होती है ना। चार सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वाला जो सब्जेक्ट है उसमें 90% एक्यूरेसी रीच करनी है। जो आपकी स्ट्रेंथ है, मान लीजिए किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आपको मैथ्स में 90% एक्यूरेसी के लिए एम करना चाहिए। किसी की इंग्लिश अच्छी है तो एम फॉर 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश, एंड सेम इज फॉर रीजनिंग एज वेल एज योर GS। इसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बोलते हैं कि आता है पर इतना अच्छा नहीं आता कि हम उसमें एक्सपर्ट हो। उस सब्जेक्ट में आपको 80% एक्यूरेसी अचीव करनी है। फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा जो हमें सिर्फ 50% आता है, तो उसमें 50% एक्यूरेसी आपको अचीव करनी है। और आखिर में ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें नहीं आता, तो उसमें आप 20% एक्यूरेसी की टारगेट को लेके चलो। जैसे इंग्लिश और मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही रीजनिंग। रीजनिंग फॉर्म्स अ मेजर चंक ऑफ योर मार्क्स। 32 क्वेश्चंस आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड दैट इज क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 96 मार्क्स। तो यू कैन इमेजिन कितनी इंपॉर्टेंस है रीजनिंग की। रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के ऊपर हम ज्यादा स्ट्रेस इसलिए देते हैं क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको डेफिनेट स्कोर लेके आने में मदद करेंगे। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत आसानी से इसमें एक्यूरेसी लेके आ सकते हो। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी लेके आना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। बिलीव मी, एंड आई वॉज टेरेबल एट मैथ्स, आई मीन इट व्हेन आई से इट। मतलब 10वीं में मुश्किल से मैंने 33% मार्क्स लेके छोड़ दिया था मैथ्स की, भाई अब मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन मैथ्स ने बोला कि ऐसा कैसे, मैं तो तुम्हारा पीछा करूंगा हर जगह, है ना। सो मैथ्स को मुझे पढ़ना ही पड़ा। लेकिन बिलीव मी, इट इज प्रिटी इजी टू अचीव एक्यूरेसी इन इट। सिर्फ एक चीज मांगता है वो आपसे, और वो है डेडिकेशन और मेहनत। और देखो, कोई भी चीज ना मेहनत के बिना नहीं मिलती। तो मेहनत करने से तो हमें वैसे भी डरना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज एम टू वर्क हार्ड। जब अब आपको टॉपिक्स के बारे में पता है तो आप उन टॉपिक्स के ऊपर हार्ड वर्क करो, ताकि आपको जब एग्जाम में उनको करना पड़े सॉल्व, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए उसमें। और इसके अलावा आपकी बचती है GS। अब देखो, एफकैट की GS इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हम बिल्कुल नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसमें क्या आएगा, क्या टॉपिक पूछेगा, कहाँ से पूछेगा। बहुत मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स इसमें मुश्किल से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं, आपको इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ये ज्यादातर स्टैटिक टॉपिक्स के ऊपर पूछी जाती है ना। जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, साइंटिफिक नेम्स, देन कैपिटल्स, करेंसीज, और इस टाइप के जो नॉर्मल स्टैटिक क्वेश्चंस है ना, आर्ट एंड कल्चर, उसके ऊपर ये फोकस करता है। तो GS को मैं सबसे कम वेटेज दूंगी आपकी प्रेपरेशन में। आपको सबसे पहले इंग्लिश में एक्यूरेसी लेके आनी चाहिए, फिर मैथ्स में, फिर रीजनिंग में, एंड फाइनली लास्ट आपका GS होना चाहिए। मतलब इन तीन में आपकी अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग को बहुत ही बढ़िया तरीके से करके आ जाओगे ना, तो बिलीव मी, योर वर्क इज डन। इतना ही चाहिए होता है। इट्स दिस एग्जाम, दीज एग्जाम्स जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, ये आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट है। ये इस बात का टेस्ट नहीं है कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करके आने हैं। नो, इट इज अ टेस्ट कि अगर आपने 67 क्वेश्चन किए हैं तो आपके 63+ क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। इतनी आपकी एक्यूरेसी हो, तो फिर आप डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे एग्जाम। इट्स ऑल अबाउट एक्यूरेसी, राइट। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, मुझे आपको ये भी बताना है कि हम एट स्टडी फंड आपकी हेल्प कैसे करेंगे। सो फॉर आफ्टर 223 वी आर स्टार्टिंग अ सुपर बैच, जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स।
आपको असाइनमेंट्स मिलेंगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, मंथली करंट अफेयर का हमारा मैगजीन आपके लिए रहेगा, और लाइव रिवीजन लेक्चर्स, वीकली और डेली टारगेट्स, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, और आपका सिलेबस हम जुलाई 2023 तक कंप्लीटली खत्म कर चुके होंगे, राइट। और ये कोर्स आपको सिर्फ 1999 में मिल रहा है, जो प्रीवियसली 4999 का था। इसको अभी हम सुपर बैच चला रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट पे ये हाफ प्राइस में मिल रहा है, एंड यू कैन डेफिनेटली अवेल दिस कोर्स। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, जब आप कोर्स में इनरोल कर लेते हो ना, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको पता होता है, एक डिसिप्लिन सा बन जाता है कि आपकी क्लास होगी, यू विल हैव टू अटेंड द क्लास, आपके टेस्ट होंगे तो आप प्रिपेयर कर लेते हो, और आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो आसान हो जाती है। एंड वी हैव ऑल बीन एस्पिरेंट्स, हम जितने भी टीचर हैं आपके, हम खुद एस्पिरेंट्स रह चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या फीलिंग चल रही होती है हमारे दिमाग में एग्जाम से पहले। सो डोंट यू वरी, वी ऑल गॉट योर बैक, एंड बस मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, विल ऑलवेज बी ब्रिंगिंग मोर कोर्सेज एंड मोर इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। एंड आई होप दिस वीडियो हैज रियली हेल्प यू गाइस। आई होप इससे आपको कुछ समझ में डेफिनेटली आया होगा, एंड आई होप कि आपकी आने वाले एफकेट एग्जाम में आपको सक्सेस मिले, और आप हमें ढेर सारे मैसेजेस भेजो कि मैम फाइनली वी बीन एबल टू कंप्लीट आवर एग्जामिनेशन। Thank you so much, and please don't forget to enroll in our batch, and press the bell icon for more notifications, and please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much everybody, and have a great day. Thank you.